कि जो अर्थ है इट्स नॉट अ इंडिविजुअल कंपोनेंट है, इक्वेटर पर डायरेक्ट हिट करता है, यहाँ पे डायरेक्टली हिट मारता है, पर रे ऑफ लाइट आएगी तो ये ज्यादातर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर। हाय एवरीवन, तो अगर आप लोग क्लास 9 में हैं तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। दैट इज आज हम लोग बात करने वाले हैं अर्थ एज अ सिस्टम, एनर्जी, मैटर एंड लाइफ के बारे में। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मिलने वाली हैं। फर्स्ट वन, आप लोगों को मिलने वाले हैं प्रीमियम क्वालिटी नोट्स। आज इस वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी के नोट्स, और साथ ही आप लोगों को मिलेगी उन नोट्स की बहुत ही अच्छी क्वालिटी की एक्सप्लेनेशन। तो बच्चों देखो, आप लोग जानते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है और डिफरेंट चैप्टर है, और बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक को, इस चैप्टर को लेके परेशान भी हैं, कहां से हम कंटेंट प्रिपेयर करें, कहां से हम इसको कंप्लीट करें। तो आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर एक दो पार्ट हमारा छूट जाता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको भी कंप्लीट कर देंगे। क्लियर बात है बच्चों? तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विद वेरी फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज अर्थ एज अ सिस्टम। तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक पर, दैट इज जो कि हमारा टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर से। सबसे पहला टॉपिक है हमारा टॉपिक होने वाला है व्हाट इज अर्थ एज अ सिस्टम। तो देखो बच्चों, यहां पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यहां पर हम लोग आपको बताएंगे कि जो अर्थ है इट्स नॉट अ इंडिविजुअल कंपोनेंट। ये कोई सिंगल कंपोनेंट नहीं है, ये बहुत सारे कंपोनेंट से बना हुआ एक सिस्टम है। अगर मैं इसे आपको डायग्राम की हेल्प से समझाऊं बच्चों, तो ये देखो हमारी अर्थ है, और अर्थ के कुछ कंपोनेंट है, जैसे एयर इसका अपने आप में एक कंपोनेंट है, ठीक है ना। लैंड इसका अपने आप में एक कंपोनेंट है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म भी अर्थ का ही कंपोनेंट है, और अगर हम लोग बात करें बच्चों वाटर, तो ये भी अर्थ का ही कंपोनेंट है। इस क्लियर बात है बच्चों? तो अर्थ इज व्हाट, इट इज इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स। यहां पर क्या है बच्चों, कुछ इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स है। क्लियर बात है? अब देख लेते हैं हम लोग, अगर क्वेश्चन पेपर में आते तो कैसे लिखना है बच्चों। तो पहला हम लोग पॉइंट बनाने वाले हैं, द अर्थ फंक्शंस एज अ इंटरकनेक्टेड सिस्टम। जो अर्थ है वो एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम की तरह काम करती है, वेयर लैंड, वाटर, एयर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्टिन्यूसली इंटरेक्ट विद वन अनदर। जहां पर ये सारे के सारे कंपोनेंट जो हैं एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। अगर हम लोग बात करें सेकंड वन पॉइंट, क्या लिखना है हमें, लिखा है अ चेंज इन वन पार्ट ऑफ अ सिस्टम कैन अफेक्ट द अदर पार्ट। अगर किसी एक कंपोनेंट में कोई चेंज होता है तो वो सभी कंपोनेंट्स को क्या करता है बच्चों, अफेक्ट करता है। नेक्स्ट वन पॉइंट हम लोग क्या लिखना है बच्चों, लिखा है लाइफ ऑन अर्थ पॉसिबल बिकॉज एनर्जी एंड मैटर। अर्थ के ऊपर जो लाइफ पॉसिबल है वो केवल ड्यू टू द मैटर एंड द एनर्जी, और जो मेन सोर्स है हमारा एनर्जी का, दैट इज सन। ठीक है बच्चों? तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये आपके पास जो 3 पॉइंट है ये आपको वहां पे लिख देने हैं, और साथ में एक सुंदर सा क्या बना देना है बच्चों, डायग्राम बना देना है। क्लियर बात है? ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट वन टॉपिक। अभी चलते हैं हम लोग अपने सेकंड वन टॉपिक पर। नेक्स्ट वन टॉपिक की बात कर लेते हैं बच्चों हम लोग, और बात करेंगे हम लोग अर्थ के कुछ स्फीयर्स के बारे में। तो जो हमारी अर्थ है इसके 5 स्फीयर्स होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? यहां पर हमारे 5 स्फीयर हैं जिनको हमें पढ़ना है, ठीक है बच्चों। अगर हम लोग यहां पर डायग्राम से देखें तो हमारे पास कौन कौन से स्फीयर हैं। हमारे पास सबसे पहले आता है हमारा जियोस्फीयर, उसके बाद आता है हमारा हाइड्रोस्फीयर, उसके बाद आता है हमारा क्रायोस्फीयर, इसके बाद हमारा आता है बायोस्फीयर, एंड एक और है हमारा, दैट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। क्लियर बात है? अगर देखो सबसे पहले मैं बात करूं बच्चों जियोस्फीयर की, किसकी बात करूं मैं, जियोस्फीयर की। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं आप लोगों को, अगर आपको इन सारे स्फीयर्स के नाम याद रखने हैं तो आप एक ट्रिक के थ्रू इनके नाम याद रख सकते हैं। गुड ह्यूमंस कैन ऑलवेज ब्रीथ, गुड ह्यूमंस कैन ऑलवेज ब्रीथ। क्लियर बात है? मतलब इस लाइन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं वो हमेशा जिंदा रहते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखा है गुड ह्यूमंस कैन ऑलवेज ब्रीथ। गुड मतलब जियोस्फीयर, ह्यूमंस हाइड्रोस्फीयर, कैन क्रायोस्फीयर, ऑलवेज एटमॉस्फेयर, एंड देन ब्रीथ, दैट इज बायोस्फीयर। तो हम लोग बात कर रहे थे बच्चों किसके बारे में, हम लोग बात कर रहे थे जियोस्फीयर के बारे में। देखो जियो का मतलब होता है बच्चों अर्थ, और यहां अर्थ से मतलब है हमारा सोइल से। किस चीज से? सोइल से।
तो अर्थ पे जितनी भी आपको सॉलिड चीजें दिखाई देती है ना, जैसे कि लैंड है, रॉक्स है, माउंटेन है, सॉइल है, ये सब जियोस्फीयर का पार्ट होता है। क्लियर ना? देखो यहां क्लियरली लिखा है, इट इज द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का एक सॉलिड पार्ट होता है। इट इंक्लूड सॉइल, रॉक, लैंडफॉर्म्स लाइक डेक्कन प्लेटू, थार डेजर्ट एंड अर्थ इंटीरियर। तो जितनी भी सॉलिड चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, माउंटेन्स है, ठीक है ना, और आपका सॉइल है, ये सब चीजें क्या है? ये सब पार्ट है जियोस्फीयर का। किसका पार्ट है बच्चों? अब जियोस्फीयर काम क्या करता है? इट प्रोवाइड लैंड फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हम लोगों को यहाँ पे रहने के लिए एक लैंड प्रोवाइड करता है। लिखा है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक मिनरल, फॉसिल फ्यूल एक्सेट्रा। अब देखो रॉक से जो होते हैं बहुत सारे मिनरल्स भी हमें मिलते हैं। क्लियर बात है? तो जियोस्फीयर के बारे में क्या बताना है आप लोगों को? जियोस्फीयर एक सॉलिड पार्ट है जिसमें माउंटेन्स, सॉइल, लैंड्स ये सब आते हैं। सेकेंडली आपको बताना है कि भाई ये हम लोगों को एक लैंड प्रोवाइड करता है रहने के लिए। एंड थर्ड वन आपको बताना है कि ये जो आप लोग देख रहे हैं जियोस्फीयर, इसमें रॉक्स आते हैं तो इससे हमें मिनरल्स एंड अदर रिसोर्सेज भी मिलते हैं। क्लियर बात है? अगर हम लोग बात करें सेकंड वन, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर। मैं आपको बता दूं, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। हाइड्रो का क्या मतलब होता है बच्चों? हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। तो इसका मतलब यहां पे मुझे एक बात समझ में आती है कि यहां पे पानी से रिलेटेड बात की गई होगी, ठीक है ना। मतलब अर्थ का वो पार्ट जहां पर वाटर है उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लिखा इट इज द लिक्विड पार्ट वाटर ऑन द अर्थ। इसको थोड़ा सा ही कर लेना, इट इज वाटर पार्ट ऑन द अर्थ समथिंग। मतलब कुल मिला के हम कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो वाटर अवेलेबल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। कहते हैं इट इंक्लूड द सरफेस वाटर। इसमें सरफेस वाटर आता है लाइक ओशन, लेक, रिवर एंड ग्राउंड वाटर ऑल्सो, ठीक है ना। लिखा इट कवर 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस का नियर अबाउट 71% कवर करता है हाइड्रोस्फीयर। क्लियर बात है? सबसे बड़ा पार्ट होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्रायोस्फीयर की। देखो जो क्रायोस्फीयर होता है बच्चों, ठीक है ना, ये होता है आइस से रिलेटेड। किससे? जो आइस होता है, ग्लेशियर होता है, स्नो, आइस कैप्स, ये सब क्या है बच्चों? ये सब पार्ट होते हैं किसके? क्रायोस्फीयर के। तो क्या लिखा है यहाँ पे? इट इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर ऑन अर्थ। सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर ऑन अर्थ मतलब बात की जा रही है आइस की। किसकी बात की जा रही है? कहते हैं इट इंक्लूड्स आइस, स्नो लाइक हिमालयन ग्लेशियर, स्नो इन लद्दाख एंड पोलर आइस कैप्स। बात समझ में आ गई? किसी को डाउट नहीं है? क्लियर है? तो जितना भी हमारा सॉलिड पार्ट है वाटर का, मतलब जो आइस वाला पार्ट है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? क्रायोस्फीयर कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एटमॉस्फेयर। इट इज जस्ट ए ब्लैंकेट ऑफ गैसेस, ठीक है ना। गैसेस का एक ब्लैंकेट होता है जो पूरी अर्थ को क्या करता है? कवर करता है और हार्मफुल रेडिएशंस वगैरह से हमें बचाता भी है। लिखा है इट इज द ब्लैंकेट ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर्स दैट सराउंड्स द अर्थ। जो पूरी अर्थ को आपकी क्या करता है? कवर करके रखता है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सोलर रेडिएशंस। ये हार्मफुल सोलर रेडिएशन से क्या करता है? हमें बचाता है। इट कंट्रोल्स द वेदर, क्लाइमेट एंड रेनफॉल। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। कल आपसे कोई पूछ सकता है कि भाई कौन सा स्फीयर है जो क्लाइमेट कंट्रोल करता है? तो एटमॉस्फेयर। कौन सा है? एटमॉस्फेयर है। वो कौन सा स्फीयर है जो आपको हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है? दैट इज एटमॉस्फेयर। कहते हैं इट एक्सटेंड अप टू 100 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। ये अर्थ सरफेस से अबव 100 किलोमीटर तक रहता है। क्लियर बात है? इसके बाद हम लोग बात करेंगे लास्ट वन, दैट इज कॉल्ड द बायोस्फीयर। अब बायो का मतलब होता है मेरे बच्चे लाइफ। बायो का क्या मतलब होता है? लाइफ। तो मतलब अगर मैं बात करूं बायोस्फीयर की, तो ये हमारे अर्थ का वो पार्ट है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहां हम रहते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है? इट इज द पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। इट इंक्लूड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर हैबिटेट like forest, trees, ocean, planktons, etc. It connected to all the other sphere. इसका मतलब ये भी है कि ये जो स्फीयर है बायोस्फीयर, ये बाकी सभी स्फीयर्स को आपस में क्या करता है? कनेक्ट भी करता है। बात समझ में आ गई? किसी को डाउट तो नहीं है? क्लियर है? चले आगे, ठीक है। तो हमने ट्रिक भी देख ली, हमने सारे के सारे स्फीयर भी देख लिए, और हमने इसका सारा का सारा डिटेल्स भी देख लिया।
आगे चलते हैं हम लोग। देखो यहां पे क्वेश्चन है, कहता है हाउ द फोर स्फीयर्स इंटरकनेक्ट विद ईच अदर। ये कह रहे हैं कि जो स्फीयर्स हैं हमारे, ठीक है ना, हमारे जो स्फीयर्स हैं वो आपस में कनेक्टेड कैसे हैं। 5 मान लो या 4 मान लो, एक ही बात है। कैसे कनेक्टेड है ये पता कौन सा स्फीयर गायब करते हैं। जो क्रायोस्फीयर होता है, हाइड्रोस्फीयर, वो सेम सा ही होता है क्योंकि वो वाटर का ही कौन सा पार्ट होता है, सॉलिड फॉर्म होता है। अब ये कह रहा है एटमोस्फियर एंड हाइड्रोस्फीयर। अभी हमको बताते हैं कि एटमोस्फियर एंड हाइड्रोस्फीयर आपस में कैसे कनेक्टेड है। ध्यान से सुनना। वेपर अपने आप में गैस है जो कि एटमोस्फियर का पार्ट है, और ओशन के अंदर जो पानी पड़ा हुआ है वो हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। और वो हाइड्रोस्फीयर ही क्या होगा, वहीं से पानी इवेपोरेट होगा और एटमोस्फियर में जाएगा। तो इसका मतलब आपस में क्या है, कनेक्टिविटी है एटमोस्फियर एंड हाइड्रोस्फीयर की। अब ये कह रहा है एटमोस्फियर एंड द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर, लिथो का मतलब होता है अर्थ, लैंड। ये कह रहा है विंड कॉजेज वेदरिंग ऑफ रॉक्स, सॉइल इरोजन एंड ट्रांसपोर्ट सेडिमेंट्स। अब ये कह रहा है भाई इसका क्या, जो लिथोस्फीयर है एटमोस्फियर, लिथोस्फीयर मतलब लैंड और एटमोस्फियर मतलब एयर, ये आपस में कैसे कनेक्टेड है। यहां लिथोस्फीयर इज जस्ट जियोस्फीयर, ठीक है ना। ये कैसे कनेक्टेड है बच्चों, ये कनेक्टेड ऐसे हैं कि भाई हवा चलती है, मिट्टी उसके साथ बह के इधर उधर जाती है, तो क्या होता है वहां पर सॉइल इरोजन वगैरह जो होता है वो उसकी वजह से होता है। अब ये कह रहा है हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर लिथोस्फीयर में क्या होगा भैया, फ्लो ओवर लैंड मेक वैली एंड डेल्टाज, और साथ में वहां पे वैली एंड डेल्टाज भी बनाता है, ठीक है ना। आप इसमें सॉइल इरोजन का भी एग्जांपल दे सकते हैं। अब ये कह रहा है बायोस्फीयर एंड ऑल द स्फीयर। बायोस्फीयर कैसे कनेक्टेड है, कहते हैं लिविंग थिंग्स नीड्स ऑल द रिसोर्सेज, प्लांट ऑल्सो हेल्प इन गिविंग ऑक्सीजन। अभी देखो जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन देते हैं, एटमॉस्फेयर की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। जियोस्फीयर क्या कर रहे हैं, उन्हें रहने की जगह दे रहा है, बात समझ रहे हो। हाइड्रोस्फीयर क्या कर रहा है, उनकी वाटर नीड पूरी कर रहा है। तो ये सारे के सारे आपस में क्या है, कनेक्टेड रहते हैं। तो कुल मिला के कहानी ये है कि जितने भी आपके पास स्फीयर्स हैं वो आपस में क्या रहते हैं, इंटरकनेक्टेड रहते हैं। क्लियर बात है, ये आप लोग सेल्फ में कर लेना अपने आप से। बात करेंगे हम लोग थिंक ओवर इट। तो ये आप लोगों की जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें थिंक ओवर इट के नाम से बीच बीच में क्वेश्चंस दिए हैं, कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, उन पर बेस्ड ये सब है। देखो ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन यहां पे अराइज होता है, हाउ डज द वार्मिंग अरेबियन सी वाटर अफेक्ट द साउथ वेस्ट मॉनसून इन इंडिया। कहता है जो वार्मिंग ऑफ अरेबियन सी है, अरेबियन सी जो गर्म होता है उससे साउथ वेस्ट मॉनसून इंडिया के अंदर कैसे अफेक्ट होता है। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, तो यहां भी देखो क्या लिखा है, लिखा है वार्मिंग ऑफ अरेबियन सी वाटर कॉजेज मोर इवेपोरेशन। जब यहां पे क्या होगा, अरेबियन सी के ऊपर धूप डलेगी बहुत ज्यादा तो गर्म होगा और वहां से पानी क्या होगा, गैस की फॉर्म में क्या होगा, इवेपोरेट होगा, विच कैन इंक्रीज द रेनफॉल एंड अफेक्ट द साउथ वेस्ट मॉनसून। क्लियर बात है बच्चों। देखो क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था हाउ डज वार्मिंग ऑफ अरेबियन सी वाटर अफेक्ट द साउथ वेस्ट मॉनसून इन इंडिया। ठीक है ना, अरेबियन सी का वार्म होना, अरेबियन सी का वार्म होना साउथ वेस्ट मॉनसून को कैसे अफेक्ट करता है। जैसे जैसे अरेबियन सी क्या होगा, हीटअप करेगा तो वहां से पानी क्या होगा, इवेपोरेट होगा और वो साउथ वेस्ट में जाके रेनफॉल बनेगा। क्लियर बात है बच्चों, तो वहां का रेनफॉल इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद कह रहे हैं इफ अ लार्ज फॉरेस्ट इज क्लियर्ड, अगर बहुत बड़े अमाउंट में फॉरेस्ट को क्या कर दिया जाए, क्लियर कर दिया जाए, हाउ कैन दैट अफेक्ट द फ्लो ऑफ रिवर इन दैट एरिया। देखो आपको पता होगा जो ट्री होते हैं ना बच्चों, जो ट्री होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, वो हमेशा वाटर के फ्लो को रोकते हैं। वाटर के फ्लो को क्या करते हैं, रोकते हैं। वाटर की जो चलने की जो स्पीड है उसको रोकते हैं, और यहाँ पे जो मिट्टी है उसे भी बचा के रखते हैं, यहाँ से मिट्टी बहने नहीं देते ये पानी के साथ। तो अगर आप फॉरेस्ट को क्या कर दोगे बच्चों, क्लियर कर दोगे, तो यहां मिट्टी होगी जो वो पानी के साथ बह जाएगी। लिखा है कटिंग ऑफ फॉरेस्ट कैन कॉजेज मोर सॉइल इरोजन एंड लेस वाटर एब्जॉर्प्शन विच कैन इंक्रीज द फ्लो ऑफ रिवर। और जो रिवर का स्पीड है फ्लो होने का वो बढ़ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कहता है व्हाट माइट हैपन्स टू द कोस्टल सिटीज इन इंडिया इफ ग्लेशियर एंड पोलर आइस कीप मेल्टिंग फास्टर।
देखो अगर पोलर आइस जो है बहुत तेजी से क्या होगी, मेल्ट होगी। भाई अगर ग्लेशियर्स बहुत तेजी से मेल्ट होंगे तो वो वाटर में कन्वर्ट होंगे, और वाटर में कन्वर्ट होने के बाद जब वो कोस्टल सिटीज में आएंगे तो वो फ्लड बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? तो इसका मतलब अगर यहाँ पे बहुत तेजी से ग्लेशियर जो है वो मेल्ट होंगे तो कोस्टल एरियाज जो होंगे उसमें क्या होंगे बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा द रिस्क ऑफ फ्लड। क्लियर बात है? नेक्स्ट वन है, हाउ वुड इंक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द एटमोस्फियर अफेक्ट द ओशन प्लांक्टन्स। ये कह रहे जो ओशन प्लांक्टन्स हैं, जो वहां पे प्लांट्स वगैरह होते हैं पानी के अंदर, उनको कैसे इफेक्ट करता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है इंक्रीज हो जाती है, कि द मोर कार्बन डाइऑक्साइड कैन चेंज द ओशन कंडीशन एंड हार्म सम ओशन प्लांक्टन एंड ऑल्सो अफेक्ट द मराइन फूड चेन। ठीक है ना? तो जो अगर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी पानी में तो वहां पर जो उनकी लिविंग कंडीशंस है ये उनको क्या करेगा, पूरी तरह से अफेक्ट कर देगा, जिससे वहां की जो एक्वेटिक लाइफ है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो ये थे हमारे कुछ 4 क्वेश्चन थिंक ओवर इट पर। अभी डिस्कस करते हैं आगे। लिखा है अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना? और एनसीईआरटी में बहुत अजीब दिया हुआ है, देखो बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया हमने कि द अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ। अनइवन का मतलब होता है अलग अलग, हीटिंग ऑफ अर्थ, अर्थ का गर्म होना। इसका मतलब यह है कि जो पूरी की पूरी अर्थ है वो सन से एक साथ बराबर गर्म नहीं होती, उसका कुछ पार्ट ज्यादा गर्म होता है और कुछ पार्ट कम गर्म होता है। अब बात आती है ऐसा क्यों होता है। अब देखो ये सन है, ये सन जो है इक्वेटर पर डायरेक्ट हिट करता है, यहां पे डायरेक्टली हिट मारता है, ये सीधी सीधी हिट मारता है। तो ये वाला हिस्सा जो होता है इक्वेटर वाला, ये ज्यादा गर्म होता है। ये क्या होता है? ज्यादा गर्म होता है। और अगर ये हम बात करूं पोलर रीजन की, ये पोलर रीजन है, पोल रीजन पर क्या होता है, जो रे ऑफ लाइट जाती है वो सीधी नहीं जाती, थोड़ी स्लांट जाती है। थोड़ी कैसे जाती है? स्लांटिंग रेज जाती है। तो स्लांटिंग रेज जाएंगी तो वहां पे हीटिंग कम होगी। तो कौन सा रीजन ज्यादा हीटअप करेगा? इक्वेटर। और कौन सा रीजन कम करेगा? पोलर रीजन। बात समझ में आ गई? देखो यही बात यहां पे लिखी है, द अर्थ इज नॉट हीटेड इक्वली बाय द सन, द सन्स रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर, सो दिस रीजन रिसीव मोर हीट। इस वाले रीजन पर ज्यादा हीट आती है। सेकेंडली, एज वी मूव टुवर्ड्स द पोल, जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं, द रेज फॉल्स इन स्लांटिंग वेज। जो रेज है वो सीधी ना जाकर स्लांटिंग मतलब तिरछी जाती है, ठीक है? सो द एनर्जी गेट्स स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया। इससे क्या है कि एनर्जी जो है, देखो एक तो यह है कि सोलर एनर्जी मुझे छोटे से हिस्से में मिल रही है, वो तो ज्यादा होगी, उतनी ही एनर्जी मुझे बड़े हिस्से में मिलेगी तो कम गर्म होगा। क्लियर बात है? तो वो ज्यादा एरिया पे गिरती है जो कि लेस हीट प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना? द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ दिस रीजन। डिफरेंट प्लेस ऑन द अर्थ हैव डिफरेंट टेम्परेचर। ये कह रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट लेंथ का डे और नाइट होता है, उसके पीछे का जो रीजन होता है वो यही होता है, अनइवन हीटिंग ऑन दी अर्थ। अर्थ के ऊपर जो हीट होती है वो अनइवन होती है, कहीं ज्यादा कहीं कम। और ये आपको समझ में आ गया क्यों? रीजन आपके सामने है, इक्वेटर पे जाके सीधी डायरेक्ट हिट करती है लाइट, ठीक है ना? बहुत स्मॉल एरिया पे जाके सारी हीट गिरती है तो ज्यादा गर्म होता है, और यहाँ पे स्लांट में जाती है इसलिए यहाँ पर कम गर्म होता है। आगे बात करेंगे हम लोग इसी पर बेस्ड, आगे सारे के सारे कॉन्सेप्ट हैं हमारे अनइवन हीटिंग पे। अगर हम लोग बात करें बच्चों, यहां पर लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। उसके लिए देखो बात करते हैं, जो सन से हमारे पास जो रेज आती हैं, सन से जो हमारे पास रेज आती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में आती है। कैसे आती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लिखा है, अगर मैं इस स्पेक्ट्रम की बात करूं तो लिखा है द एंटायर रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो एंटायर, जब देखो हमारे पास गामा रेज आती है ऊपर से, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड वेव्स, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, और इन सबको मिला के हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को, मतलब पूरे के पूरे जो एंटायर रेंज है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। किसी को क्लियर डाउट तो नहीं है इसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्लियर है? जो एंटायर रेंज है, चाहे वो कैसी भी रे हो, उन सब के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
स्पेक्ट्रम। इसमें कौन कौन सी रेज होती है बच्चों? इसमें होती है गामा रेज, इसमें होती है एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल लाइट होती है, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो। ये सब वेव्स जो होती हैं बच्चों इस स्पेक्ट्रम के अंदर रहती हैं। अब देखो यहां से एक बात और समझना आप लोग, लिखा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ, ठीक है ना। यहां पर जो वेवलेंथ है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे है। यहां पर अगर मैं बात करूं, इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, वेवलेंथ सबसे कम होती है। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे फ्रीक्वेंसी कम होती चली जाएगी, वेवलेंथ इंक्रीज करती चली जाएगी। अब अगर हम लोग बात करें फर्स्ट वन, गामा रेज एंड एक्स रेज, कहते हैं आर लो वेवलेंथ एंड हाई फ्रीक्वेंसी रेज। ये हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ की क्या होती है? रेज होती है। दीज आर वेरी हाई एनर्जी रेज, ये बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होती है एंड कैन हार्मफुल फॉर द ह्यूमन लाइफ ऑन द अर्थ। ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, इसीलिए हमारा एटमॉस्फेयर इन्हें ऊपर ही रोक लेता है, इन्हें हमारे पास तक आने नहीं देता, क्योंकि अगर ये आएंगी तो हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होंगी। इसके बाद आता है बच्चों इंफ्रारेड एंड रेडियो वेव्स। इंफ्रारेड एंड रेडियो वेव्स, अभी जो इंफ्रारेड होती हैं और रेडियो वेव्स होती हैं, इन्हीं तरह उल्टी होती है। इनकी वेवलेंथ क्या होती है बच्चों? बहुत ज्यादा हाई होती है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बहुत ज्यादा लो होती है। लिखा दीज वेव रीचेस टू द अर्थ सरफेस, ठीक है ना, एंड कीप इट वार्म, और ये अर्थ सरफेस पे पहुंचती हैं और उसे वार्म रखती हैं। सम ऑफ दीज रेज ट्रैप्ड ग्रीन हाउस गैसेज सच एज CO2, CH4, मीथेन एंड कीप द अर्थ वार्म एट नाइट एंड सपोर्ट लाइफ। इंफ्रारेड रे क्या करती है मैं आपको बता दूं, अर्थ पे जो रेज आती हैं लाइट की, मान लो ये मैं मान लेता हूं, ये देखो ये एटमॉस्फेयर है, ये अर्थ है, ये सन से जो रेज आती हैं अर्थ पे, उसके बाद जब ये वापस जाती हैं ये इंफ्रारेड वेव्स की फॉर्म में जाती है। किसकी फॉर्म में जाती है? तो ये एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती है, उन्हें ट्रैप करके यही रोक लेती है रेज को, जिससे क्या होता है? अर्थ गर्म रहती है। अगर ये ना हो तो रात में टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा और फिर लोगों पे झिलेगा नहीं वो, ठीक है ना। ये रात में अर्थ को गर्म रखने का काम करते हैं। इसके बाद कहता है यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, इनके बारे में आपको पता होगा। लेकिन दीज आर द रेज विच आर हार्मफुल रेडिएशंस विच कैन डैमेज द स्किन एंड आईज। इनकी वजह से लोगों को कैटरेक्ट हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। अब ये द ओजोन लेयर प्रिवेंट द एंट्री ऑफ हार्मफुल रेडिएशंस इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो जो एटमॉस्फेयर में जो हमारे पास ओजोन लेयर होती है, ठीक है ना, वो ओजोन लेयर क्या करती है? वो ओजोन लेयर जो अल्ट्रा वायलेट रेज है उन्हें अर्थ पे आने से क्या करती है? रोकती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे विजिबल लाइट। ये वो पार्ट है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो आपको दिखाई देता है, ठीक है ना, ये कलरफुल होता है। लिखा इट इज द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट कैन सी आवर आईज, जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। कहता है इट रीचेस टू द अर्थ सरफेस एंड प्रोवाइड एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये अर्थ पे पहुंचती है और फिर फोटोसिंथेसिस के लिए एनर्जी भी क्या करती है? प्रोवाइड करती है। लास्ट वन हम लोग बात करेंगे माइक्रोवेव। लिखा है माइक्रोवेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद लॉन्गर वेवलेंथ एंड लोअर फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड वेव्स। एक बात और ध्यान रखना, ये सीक्वेंस आप लोग याद रखना, GXU VIMR, GXU VI, ठीक है ना। इससे क्या है आपको ये पता रहेगा कि कौन हाई फ्रीक्वेंसी है। हाई फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती चली जाएगी और वेवलेंथ इंक्रीज करती चली जाएगी। क्लियर बात है? किसी को डाउट तो नहीं है? इसके बाद यहां पर एक टॉपिक है दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये बाद में था, हमने यहीं पे करा दिया क्योंकि यहां पे इसकी बात की गई थी। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है बच्चों, ध्यान से समझना। देखो मैं नेक्स्ट, इधर देखो बच्चों, अगर हम लोग बात करें ग्रीन हाउस इफेक्ट की, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट ये है बच्चों, देखो ये जो सन है, सन से अर्थ पर क्या होती है? रेज आती है। सन पे क्या आती है? रेज आती है। अब ये जो सन से रेज आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये इंफ्रारेड वेव्स की फॉर्म में क्या होती है? वापिस जाती है, वापिस जाती है। अब यहां पर क्या होता है बच्चों, यहां पे ग्रीन
हाउस गैसेज हैं। यहां पर क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज है। तो ग्रीन हाउस गैसेज क्या करती हैं, ये जो इंफ्रारेड वेव्स जाती हैं इनको ट्रैप कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं, ट्रैप कर लेती है। क्या कर लेती है बच्चों, मतलब जैसे अर्थ पे आके टकराई रेस, वहां से इंफ्रारेड की फॉर्म में वापस जा रही थी, तो इसलिए CO2 क्या कर लेती है, इसको यही ट्रैप कर लेती है, वहीं पे रोक लेती है, जिससे क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। और इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, देखो हमने क्या लिखा है, मैच करेगा पूरी तरह से। सन्स एनर्जी रीचेस टू द अर्थ एज शॉर्ट वेव, अर्थ एब्जॉर्ब करता है दिस एनर्जी एंड गेट्स वार्म, अर्थ एमिट हीट एनर्जी बैक इनटू द फॉर्म ऑफ लो वेव्स, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, इंफ्रारेड वेव्स। ग्रीन हाउस गैस क्या करती है, ट्रैप कर लेती है सम ऑफ दीज लॉन्ग वेव्स एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम एस्केपिंग इनटू द स्पेस, वापिस नहीं जाने देती स्पेस में। एज द रिजल्ट द अर्थ टेम्परेचर इंक्रीजेज एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसे हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। क्लियर बात है बच्चों। तो ये था ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वन, हम लोग बात करेंगे इंसुलेशन। देखो ध्यान से बात करेंगे नेक्स्ट वन टॉपिक, दैट इज इंसुलेशन। देखो इंसुलेशन क्या होता है, ध्यान से सुनना। लिखा है इंसुलेशन इज द अमाउंट ऑफ सन्स रेडिएशन दैट रीचेज द अर्थ सरफेस। सन से जितनी भी रेडिएशंस अर्थ पे पहुंचती हैं उसे इंसुलेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, लिखा है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वार्मिंग द अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर। और इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि अर्थ सरफेस को और एटमॉस्फेयर को क्या करें, वार्म रखें। क्लियर बात है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड द सोलर कांस्टेंट। देखो सोलर कांस्टेंट क्या है, आप सब लोग जानते हैं कि जब सन जो है, सन से अर्थ के ऊपर क्या होती है, रेडिएशंस आती हैं, ठीक है। इस यूनिट एरिया पर परपेंडिकुलरली जितनी रेज आके गिरती हैं उसे बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। उसे क्या बोलते हैं, लिखा है सोलर कांस्टेंट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया। ये मैंने यूनिट एरिया माना हुआ है, रिसीव्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम दैट इज परपेंडिकुलर टू द सन्स रेज। दैट इज परपेंडिकुलर टू द सन्स रेज, मतलब जो रेज है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर आनी चाहिए ऐसे। और यहां यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में जितनी रेज आगे गिरेंगी, जितनी एनर्जी गिरेगी, उसे हम क्या कहते हैं, सोलर कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है ना। कहते हैं इट्स वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 1.4 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर। मतलब अगर हम लोग देखें तो इसकी जो एवरेज वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 1.4 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर। और ये भी कह सकते हैं आप लोग अबाउट 1400 जूल पर सेकंड, मतलब आप इसे 1400 जूल पर सेकंड भी कह सकते हैं। ठीक है ना, मतलब दोनों तरह से दिखा सकते हैं आप इसे। इसकी दो अलग अलग यूनिट में दो अलग वैल्यूज होती हैं। क्लियर बात है बच्चों, किसी को डाउट तो नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछे किलोवाट पर स्क्वायर मीटर में कितनी होगी, दैट इज 1.4, और अगर ऐसे पूछे कि जूल पर सेकंड में कितनी होगी, दैट इज 1400 जूल पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर। क्लियर बात है बच्चों। बात करेंगे आगे नेक्स्ट वन, दैट इज, देखो बच्चों यहां पे कुछ एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज आप लोग सेल्फ में ट्राई कर लेना, ठीक है ना। बात करेंगे इंटरेक्शन ऑफ सोलर रेडिएशंस ऑन द अर्थ सरफेस। मतलब इसका मतलब यह है कि जब सन से रेज आएंगी और वो अर्थ सरफेस पे आके गिरेंगी तो कैसा इंटरेक्शन रहेगा। हर जगह पर इंटरेक्शन सेम नहीं रहेगा, कहां पर ज्यादा रेज एब्जॉर्ब होंगी, कहां पर ज्यादा रेज रिफ्लेक्ट होंगी, इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। यहां पर लिखा है देखो, व्हेन सनलाइट रीचेस द अर्थ देन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ हीट्स अप डिफरेंटली। डिफरेंट पार्ट जो होते हैं वो डिफरेंटली हीट अप करते हैं। आगे लिखा है लैंड्स हीट्स अप फास्टर देन वाटर। जो लैंड होती है वो पानी के कंपैरिजन में जल्दी हीट अप करती है। देयर में
बी सम वेरिएशंस ड्यू टू मटेरियल फॉर्मिंग द लैंड एंड द कलर ऑफ द सोइल। और भी ये चीजें बहुत चीजों पे डिपेंड करती हैं, जो लैंड है उसका कलर क्या है, ठीक है ना, वो टाइप ऑफ सोइल क्या है, ठीक है ना, ये बहुत सारी बातों पे डिपेंड करेगा। मतलब कुल मिला के कहानी है कि जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है अर्थ के वो डिफरेंट डिफरेंट हीटअप करते हैं, ठीक है ना। वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, उस अर्थ जो लैंड है उसके कलर पे भी डिपेंड करता है, वो किस मिट्टी से बना हुआ है ये उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। आगे इसके बारे में बात करते हैं कि द डार्क कलर सरफेस एब्जॉर्ब मोर सनलाइट एंड बिकम हॉट। ये कह रहे हैं कि जो डार्क कलर होते हैं वो हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और जल्दी गर्म होते हैं, जबकि जो व्हाइट कलर और वी कैन से लाइट कलर की सरफेस होती है वो रेज को ज्यादातर रिफ्लेक्ट कर देती हैं। जैसे अगर मैं यहां देखूं, ये एक ब्लैक कलर की सरफेस है, ये एक ब्लैक कलर की सरफेस है, तो जब यहां पर रे ऑफ लाइट आएगी, जब यहां पर रे ऑफ लाइट आएगी तो ये ज्यादातर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने अंदर ले जाएगा ज्यादातर को, जिसकी वजह से ये हीट क्या करेगा, क्विकली ये एकदम से हीट अप करेगा। और ये एक व्हाइट कलर की सरफेस है, यहां पर जब रे ऑफ लाइट आएंगी तो ज्यादातर को ये क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट बैक, इसलिए ये कम हीट करेगा। आप लोगों ने देखा होगा कुछ जगह पर आप जाते हो जब, तो वहां पर जैसे चेस बोर्ड होता है ना, जैसे चेस बोर्ड होता है इस तरह का फ्लोर बिछाया जाता है, तो आप वहां पे गर्मी में धूप में जाओगे ना, जब जैसे आप व्हाइट वाली टाइल पे पैर रखोगे तो वो ठंडी लगेगी आपको, और जैसे आप ब्लैक वाली टाइल पे पैर रखोगे वो आपको गर्म लगेगी। इसके पीछे रीजन ये नहीं है कि वो टाइल क्या, उसके पीछे रीजन है उनका कलर। जो ब्लैक कलर है उस पर रे ऑफ लाइट गिरती है, वो उसे एब्जॉर्ब करके अपने आप को हीट अप कर देता है, और जो व्हाइट कलर है वो रिफ्लेक्ट बैक करता है। अब ये एग्जांपल देखो दे रखा है यहाँ पे कि भाई जो डार्क कलर की रोड्स होती हैं वो हीट करती है मोर क्विकली, वाइल जो लाइट कलर की सरफेसेस होती हैं वो थोड़ा कूल रहती हैं। दिस इज ऑल्सो वाई डार्क कलर्ड क्लोथ्स फील हॉटर देन व्हाइट वंस। आपको ये बोला भी जाता है, 2 मिनट बैठो मैं ले रहा हूँ अभी, आपको ये बोला भी जाता है कि भाई जो डार्क कलर होते हैं, ठीक है ना, आप गर्मियों में आपको मना किया जाता है गर्मियों में आप डार्क कलर के कपड़े मत पहने, क्योंकि वो हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये एग्जांपल भी क्लियर हो गया हमारा कि भाई डार्क कलर जो होते हैं वो मना किए जाते हैं गर्मियों में पहनने से, क्योंकि वो ज्यादातर हीट को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट वन टॉपिक, दैट इज कॉल्ड द व्हाट इज एल्बेडो। देखो एल्बेडो क्या है, देखो एल्बेडो क्या है, लिखा द फ्रैक्शन ऑफ सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय अ सरफेस इज कॉल्ड एल्बेडो। मान लो सपोज करते हैं कोई सरफेस है, उस पे 100 जूल एनर्जी आके गिरती है, कितनी, 100 जूल एनर्जी आके इस पे गिरती है, इसमें से 75 जूल ये रिफ्लेक्ट कर देता है, 75 जूल, तो इसके लिए जो एल्बेडो की वैल्यू है वो 75 है, जितना ये रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है उसे एल्बेडो कहते हैं, जितना ये रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है उसे एल्बेडो कहते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर बात है। अब ये कह रहा है इन वर्ड्स एल्बेडो कम्स फ्रॉम द वर्ड, एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका नाम है व्हाइटनेस, जिसका नाम है व्हाइटनेस। अब देखो क्या कह रहा है, हाई एल्बेडो सरफेसेस स्टे कूल्स बिकॉज दे रिफ्लेक्ट मोर। कहता है जिनका एल्बेडो ज्यादा होता है वो ज्यादातर कूल रहते हैं, क्यों भाई, ज्यादातर रेज को क्या कर देंगे, वो रिफ्लेक्ट कर देंगे, इसलिए जितना ज्यादा एल्बेडो उतना ज्यादा सरफेस कूल रहेगी। कहता है लो एल्बेडो वन हीट अप मोर क्विकली एज दे रिफ्लेक्ट लेस एंड एब्जॉर्ब लाइट, क्योंकि जिनका एल्बेडो कम है वो रिफ्लेक्ट कम करेंगे, ज्यादातर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, इसलिए वो हीट ज्यादा करेंगे। बात समझ में आ गई। लो एल्बेडो, ठीक है ना, मोर हीट, देखो यहां लिखा भी हमने, हाई एल्बेडो क्या करेगा, मोर रिफ्लेक्शन लेस हीटिंग, एंड लो एल्बेडो लेस रिफ्लेक्शन मोर हीट। बात समझ में आ गई, किसी को डाउट तो नहीं है, क्लियर है। तो ये है एल्बेडो, जो कि अपने आप में एक इंपॉर्टेंट भी है, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, ठीक है। यू मस्ट नो, देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, इनको देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। वाई आर पोलर रीजन्स वेरी कोल्ड। देखो पोलर रीजन वेरी कोल्ड क्यों है, क्योंकि वहां का एल्बेडो क्या होता है, ज्यादा होता है, वहां का एल्बेडो क्या रहता है, ज्यादा रहता है। लिखा है स्नो एंड आइस हैव हाई एल्बेडो सो दे रिफ्लेक्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ सनलाइट देयरफॉर दे एब्जॉर्ब लेस हीट एंड रिमेन वेरी कोल्ड। क्लियर। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है व्हाई आर ब्लैक सॉइल एंड ओशन वाटर रिलेटिवली वार्म। कह रहा जो ब्लैक सॉइल है
और जो ओशन वाटर है वो वार्म रहता है। भाई वो उनका एल्बेडो क्या रहता है, उनका एल्बेडो लो रहता है। ब्लैक सोइल एंड ओशन वाटर हैव लो एल्बेडो, सो दे एब्जॉर्ब मोर सनलाइट, देयरफॉर दे बिकम रिलेटिवली वार्म। क्लियर बात है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे व्हाई डू ट्रेडिशनल हाउसेस विथ थिक मड एंड वुडन वॉल्स रिमेन कूलर इन समर। सिंपल सी बात है, जो कूल रहता है उनका एल्बेडो हाई है, जो वार्म रहता है उनका एल्बेडो लो है। अब ये कह रहा है थिक मड वुडन वॉल्स री रेडिएट लेस हीट, वो बहुत ही कम हीट को क्या करते हैं, री रेडिएट करते हैं। सो दे कीप द हाउस कूलर इन हॉट समर सीजन। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि इनका जो एल्बेडो रहता है वो क्या रहता है, हाई रहता है। ठीक है ना, क्या रहता है, हाई रहता है। अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वन। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, देखो भाई ध्यान से, ये एक टेबल दे रखी है इन्होंने, यहाँ पे कुछ मटेरियल लिखे हुए हैं, उनके एल्बेडो हैं, और यहाँ पे देखो लिखा भी है, ये आपको कैसे पूरी करनी है। आप नेट पे जाओ और नेट पे इन सब का एल्बेडो देखो और इस टेबल को फिल कर लेना। ठीक है ना, जितना ज्यादा एल्बेडो होगा वो रे ऑफ लाइट को उतना ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा और कूल रहेगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट। देखो भाई ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर हम लोग बात करें, आपने देखा होगा कि जो अर्बन एरियाज होते हैं वहां पे हीट गर्मी ज्यादा होती है, और जो गांव का एरिया होता है उसमें हीटिंग कम होती है। इसके पीछे रीजन वही है, सनलाइट को एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्ट करना। लिखा है सिटीज हैव मैनी बिल्डिंग्स रोड्स मेड अप ऑफ कंक्रीट स्टील ब्रिक एंड एसफॉल्ट। These materials absorb sunlight during the day and release heat at night and making the city hotter। ये दिन भर लाइट को क्या करते रहते हैं, एब्जॉर्ब करते रहते हैं, और रात में उसे रिलीज करते रहते हैं, जिसकी वजह से दिन भर और रात में क्या रहता है, वहां पे जो टेम्परेचर रहता है हाई रहता है। अब ये कहता है रूरल एरियाज में हैव मोर ट्रीज प्लांट विच प्रोवाइड शेड एंड रिलीज मॉइस्चर हेल्पिंग देम टू स्टे कूलर। अब ये कह रहा है ये डिफरेंट टेम्परेचर क्या करते हैं, कॉल द अर्बन हीटिंग आइलैंड इफेक्ट। क्लियर बात है, इसी की वजह से जो सिटीज होते हैं उसमें गर्मी ज्यादा रहती है और जो रूरल एरियाज होते हैं वहां पे गर्मी कम रहती है। ठीक है ना, नेक्स्ट वन बात करेंगे हम लोग, कुछ क्वेश्चन है फिर से। लिखने है व्हाई आर इक्वेटोरियल रीजन्स वार्मर देन द पोलर रीजन्स। इसका जो आंसर है ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको बताया था मैंने कि जो पोलर रीजन होता है वहां पर जो रेज जाती है वो स्लांट जाती है, जबकि इक्वेटोरियल रीजन पे क्या होती है, ये स्ट्रेट जाती है, डायरेक्टली हिट करती है उसको। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे ज्यादा हिट जाएगी। लिखा है द अर्थ इज स्फेरिकल सो सन्स रेज फॉल्स ऑन द अर्थ एट डिफरेंट एंगल्स एट द इक्वेटर द रेज आर मोर डायरेक्ट and their energy concentrated over a small area। लिखा है at the poles rays spread over the large area। पोल पे तो छोटे से हिस्से पे जाके गिरती है राइट, और जो इक्वेटर होता है उस पे तो छोटे से हिस्से पे जाके गिरती है, और पोल्स पे पूरे पे फैलती है, इसलिए पोल्स कम गर्म होते हैं और इक्वेटर ज्यादा हीट अप करता है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डज अर्थ नॉट गेट इक्वल हीटिंग एवरीवेयर। जो अर्थ है वो हर जगह पर सेम हीट क्यों नहीं पाती। लिखा है द अर्थ इज स्फेरिकल एंड टिल्टेड। जो अर्थ है वो स्फेरिकल होती है और अपने एक्सिस पे टिल्ट रहती है। ठीक है ना, लिखा है एट इट मूव्स अराउंड द सन द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट चेंजेस सो डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ रिसीव डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ सोलर एनर्जी। जहां पे दिन बड़ा होता है वहां पे सोलर एनर्जी ज्यादा मिलती है उसको, और जहां पे दिन छोटा होता है वहां पर सोलर एनर्जी उसको कम मिलती है। ठीक है, अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट होती है तो सबको बराबर मिलती है। अब ये कह रहा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ ऑन द अर्थ। कह रहा है क्या फर्क पड़ता है इस अनइवन हीटिंग का। ठीक है, अब ये कह रहा है अनइवन हीटिंग क्रिएट्स टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट रीजन।
अगर अनइवन हीटिंग होगी तो कहीं पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, कहीं पे टेम्परेचर कम होगा, और आपको पता होगा जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है तभी हवाएं चलती हैं, तभी हवाएं चलती हैं। ठीक है ना, लिखा है दीज डिफरेंसेस हेल्प क्रिएटिंग ग्लोबल विंड्स एंड ओशन करंट्स। अनइवन हीटिंग्स होगी, उसकी वजह से ही क्या होगा, टेम्परेचर कहीं ज्यादा होगा कहीं कम होगा, और जिसकी वजह से हवाएं चलेंगी। बात समझ में आ गई? किसी को डाउट तो नहीं है? देखो यहां भी लिखा है एट इक्वेटर टेम्परेचर ज्यादा रहता है, एट पोल्स टेम्परेचर कम रहता है, जिसकी वजह से इक्वेटर से पोल की तरफ क्या चलती है, हवाएं चलती हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट वन, दैट इज एटमोस्फियर। अगर हम लोग एटमोस्फियर की बात करें तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। एटमोस्फियर क्या होता है? एक ब्लैंकेट होता है किसका? एटमोस्फियर इज द ब्लैंकेट ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ। इट इज मेनली मेड अप ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन। इसमें मेनली देखना दो गैसें हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, बाकी सारी गैसेस इसमें बहुत कम अमाउंट में होती हैं। तो अगर आपसे कोई केवल दो गैसेस पूछे कि कौन कौन सी दो मेन गैस हैं, तो आप बताएंगे ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का परसेंटेज 21, नाइट्रोजन का परसेंटेज 78। लिखा है द एटमोस्फियर हैज डिफरेंट लेयर्स सच एज ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। तो यहाँ पे जो एटमोस्फियर होता है उसमें कुछ लेयर्स होती है हमारे पास। ये मैंने पहले भी आपको बताया था। द स्मार्ट मैन ट्रेवल्स इजीली, एक ट्रिक पहले बताई थी, एक ये है द स्मार्ट मैन ट्रेवल्स इजीली। द मतलब ट्रोपोस्फियर, स्मार्ट मतलब स्ट्रेटोस्फियर, मैन मेसोस्फियर, टी फिर से ट्रोपोस्फियर, सॉरी थर्मोस्फियर एंड लास्ट ई दैट इज एक्सोस्फियर। बात समझ में आ गई? हाँ जी बेटा। बच्चों तो ये इजी ट्रिक है हमारे पास, ठीक है ना। द स्मार्ट मैन ट्रेवल्स इजीली। टी मीन्स ट्रोपोस्फियर, एस मीन्स स्ट्रेटोस्फियर, एम मीन्स टी मीन्स एंड ई मीन्स। ये जो लिखा है यहाँ पे, ये जस्ट रिवर्स ऑर्डर में होती है नीचे से। ये वाली लेयर सबसे नीचे होती है, उसके ऊपर, ये उसके ऊपर, ये उसके ऊपर, ये सबसे ऊपर। एक एक करके बात करेंगे, उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ एटमोस्फियर की। इंपॉर्टेंस ऑफ एटमोस्फियर की बात करें, इट गिव्स द ऑक्सीजन टू ब्रीथ एंड अदर गैसेस नीडेड फॉर इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सन्स हार्मफुल रेडिएशंस। कौन बचाता है? ओजोन लेयर, ठीक है। इट कीप्स द अर्थ वार्म एंड मेक सुटेबल फॉर, भाई ओजोन लेयर आपको हार्मफुल रेडिएशन से बताती है, ऑक्सीजन आपको ब्रीथिंग में हेल्प करती है। इट हेल्प्स वेदर चेंज, ये वेदर चेंज में भी क्या करती है? हेल्प करती है, कंट्रोल करती है आपके क्लाइमेट को। इट हेल्प इन द वाटर साइकिल ब्रिंग रेनफॉल, ये वाटर साइकिल को कंट्रोल करती है जिससे रेनफॉल होती है, जिससे क्या होती है? इसके बाद हम लोग बात करेंगे लेयर्स ऑफ एटमोस्फियर की। तो हमने आपको बताया अभी आपके पास 5 लेयर हैं एटमोस्फियर की, इनके बारे में डिस्कस करेंगे एक एक के, और देखेंगे कि इन किस लेयर में क्या होता है, ठीक है ना। ये भी चेक करेंगे कि इस लेयर में क्या होता है। तो बात करते हैं, हमें दो चीजें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि पहली लेयर हमारी कितने किलोमीटर तक होती है, ठीक है ना। तो फर्स्ट वन अगर मैं बात करूं बच्चों ट्रोपोस्फियर की, तो ये जो ट्रोपोस्फियर है ये आपकी 0 किलोमीटर से 12 किलोमीटर तक रहती है। 0 किलोमीटर से 12 किलोमीटर तक रहती है। कहता है इट इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिविंग इन दिस लेयर। जितने भी ऑर्गेनिज्म्स होते हैं वो इस लेयर में ही रहते हैं। उसके बाद ये कह रहा है ऑल द वेदर चेंज लाइक क्लाउड, रेन, स्टॉर्म एंड अदर वेदर चेंजेस अकर हियर। जितना भी जो आपका वेदर कंट्रोल्स होंगे, क्लाइमेट कंट्रोल्स होंगे, वो सब इसी लेयर में होंगे। आपने देखा यहाँ डायग्राम में एक हवाई जहाज उड़ रहा है, ये हवाई जहाज भी, अगर कोई पूछे कि एरोप्लेन कौन से स्फीयर में मूव करता है, दैट इज एरोप्लेन मूव कर रहा है किसमें? ट्रोपोस्फियर में। किसमें मूव करता है? ट्रोपोस्फियर में। इसके बाद चलते हैं हम लोग किसमें? स्ट्रेटोस्फियर में। स्ट्रेटोस्फियर चलता है 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक, 12 to 50 किलोमीटर। अगर हम लोग देखें, यहां मेनली हमारे को देखने को मिल रहा है ओजोन लेयर। क्या देखने को मिल रहा है? ओजोन लेयर। लिखा है दिस लेयर इज जस्ट अबव द ट्रोपोस्फियर। ओजोन लेयर इज फाउंड इन दिस लेयर विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशंस। टेम्परेचर इंक्रीजेस विद हाइट इन दिस लेयर। इस लेयर में जैसे जैसे आप ऊपर उठोगे टेम्परेचर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। बात समझ में आ गई? किसी को डाउट तो नहीं है?
इसके बाद हम लोग बात करेंगे मीजोस्फीयर की। किसके बारे में बात करेंगे? अगर मीजोस्फीयर की मैं बात करूं तो ये बच्चों 50 टू 85 किलोमीटर तक होता है। 50 टू 85 किलोमीटर लिखा। दिस लेयर इज जस्ट अबव द स्ट्रेटोस्फीयर। एक लाइन तो सभी में आ जाएगी। ये कहता है मैनी मेट्योर्स बर्न्स अप इन दिस लेयर। इस लेयर में मेट्योर जो होते हैं हाई स्पीड के साथ आते हैं, बर्न कर जाते हैं अपनी स्पीड की और एयर रेजिस्टेंस की वजह से। अब ये कह रहा है इट इज अ कोल्ड लेयर। यहां पर जो टेम्परेचर होता है धीरे धीरे कम हो जाता है और यहां का टेम्परेचर कम लेयर। किसको बेटा क्या मिलता है? हाँ नहीं, इसमें इंक्रीज होता है, इसमें डिक्रीज होता है। हाँ, यहाँ पे डिक्रीज होगा और यहाँ का टेम्परेचर डाउन रहेगा उससे। क्लियर बात है? इसके बाद हम चलते हैं बच्चों फोर्थ वन, दैट इज कॉल्ड द थर्मोस्फियर, जो कि 85 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक रहती है। लिखा है दिस लेयर इज जस्ट अबव द मेसोस्फीयर। इट इज वेरी हॉट लेयर बिकॉज इट एब्जॉर्ब अ लार्ज अमाउंट ऑफ सन्स रेडिएशंस। सन से जो हाई एनर्जी रेडिएशंस आती हैं वो सब थर्मोस्फीयर के अंदर ही क्या होती हैं? एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। ठीक है ना? जो मैंने बताया था ना आपको, एक्स रेज, गामा रेज बहुत हाई एनर्जी रेडिएशन से बहुत हार्मफुल है, वो यहीं पे एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। ऑराज, जो कि एक ब्यूटीफुल कलर्ड लाइट्स होती हैं स्काई के अंदर, जो कहां पर देखने को मिलती है आप लोगों को? हाँ जी, ये थर्मोस्फीयर में देखने को मिलती है। सम ऑफ दीज सैटेलाइट्स मूव इन दिस लेयर। और कुछ सैटेलाइट्स भी होते हैं जो इस लेयर में मूव करते हैं। सैटेलाइट्स आपके एक्सोस्फीयर में भी मूव करते हैं और थर्मोस्फीयर में भी। एक्सोस्फीयर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर। ये सबसे बाहर वाली लेयर होती है जो कि 600 किलोमीटर से ऊपर रहती है। दिस लेयर इज जस्ट अबव द थर्मोस्फियर एंड ग्रेजुअली मर्ज इनटू द स्पेस। ये आपके थर्मोस्फियर से ऊपर होती है और ग्रेजुअली जाके आपके स्पेस में मिल जाती है। ठीक है ना? ये कहां मिल जाती है बच्चों? ये थर्मोस्फीयर में जाके, थर्मोस्फीयर से आगे जाके, सॉरी एक्सोस्फीयर जाके आगे कहां मिल जाता है? स्पेस में मिल जाता है। सम आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव थ्रू दिस रीजन। मोस्टली जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं वो इसी रीजन में मूव करते हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, ओजोन लेयर किसमें है, सैटेलाइट्स किसमें चलते हैं, हवाई जहाज किसमें चलते हैं, ठीक है, कौन ज्यादातर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्लियर बात है? किसी को डाउट तो नहीं है? चलो, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लेयर कितने किलोमीटर से स्टार्ट होती है। सीक्वेंस में याद रखोगे तो याद रहेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चों, व्हाई इज द ओजोन लेयर सो इंपॉर्टेंट। यहां पर हम लोग बात करेंगे कि जो ओजोन लेयर है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो अगर मैं बात करूं बच्चों ओजोन लेयर की इंपॉर्टेंस की, लिखा है द ओजोन, अच्छा आप सभी जानते होंगे ओजोन लेयर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओजोन लेयर हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को सन पे आने से रोकती है। और इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से क्या हो सकता है? आईज की डिजीज हो सकती है, जैसे कि कैटरेक्ट, स्किन कैंसर हो सकता है। तो पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। लिखा है द ओजोन लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट एक्ट्स लाइक अ प्रोटेक्टिव शील्ड अराउंड द अर्थ एंड एब्जॉर्ब harmful ultraviolet radiations coming from the sun. These UV radiations can harm animal, plant and other living organisms. इसके बाद बात करेंगे थोड़ा सा कि भाई जो ये आपको पता होगा जो ओजोन लेयर है उसमें धीरे धीरे छोटे छोटे होल्स होने लगे हैं, जिसको डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ना इसके बारे में लिखा है कि भाई जो आपको पता है कि जो ओजोन लेयर है उसमें धीरे धीरे क्या हो रहा है, छोटे छोटे होल्स हो रहे हैं, जिसको बोलते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन, जिसकी वजह से कुछ अमाउंट जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का अर्थ पे आने लगा है, जो कि आने वाले टाइम में अगर बढ़ता है तो बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि इससे स्किन कैंसर और आइज की डिजीज होती है। तो इसी को लेके कुछ जो डिफरेंट कंट्रीज हैं सबने मिलकर एक एग्रीमेंट किया है कि सब सीएफसी के रिड्यूस करेंगे यूज को, क्योंकि सीएफसी क्या करती है? ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है। लिखा है सम केमिकल्स कॉल्ड सीएफसी यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर एंड स्प्रेज डैमेज्ड द ओजोन लेयर। धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? ओजोन लेयर को क्या कर रहे हैं? डैमेज कर रहे हैं। एंड कॉजेज ओजोन होल ओवर अंटार्कटिका। टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर कंट्रीज एग्रीड टू रिड्यूस द यूज ऑफ सीएफसी एंड नाउ ओजोन लेयर इज स्लोली रिकवरिंग। धीरे धीरे ये क्या कर रही है? रिकवर कर रही है, क्योंकि सभी कंट्रीज ने सीएफसी के यूज पर या तो बैन लगा दिया या फिर उसे रिड्यूस कर दिया। क्लियर बात है? ये था हमारा ओजोन लेयर। इसके बाद हम लोग बात करेंगे दैट इज द लोकल विंड।
हम बात करेंगे किसके बारे में, लोकल विंड के बारे में। देखो लोकल विंड क्या है, ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज, इन्हें लोकल विंड क्यों कहते हैं? लोकल विंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक छोटे से एरिया में ही चलती है, ठीक है ना, इसीलिए इसे लोकल विंड कहते हैं। लिखा है लोकल विंड्स और आर द विंड्स दैट ब्लोज ओवर अ स्मॉल एरिया और शॉर्ट टाइम। छोटे से एरिया में छोटे से टाइम के लिए ये ब्लो करती है। दे आर कोज्ड बिकॉज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस हीट एंड कूल डिफरेंट स्पीड। ये क्यों चलती है? क्योंकि डिफरेंट पार्ट जो है अर्थ के वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से क्या करते हैं, हॉट एंड कूल होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लोकल विंड्स, दे आर वैली ब्रीज एंड माउंटेन ब्रीज। दो तरह की होती है, एक वैली ब्रीज होती है और एक माउंटेन ब्रीज होती है। अगर हम लोग बात करें बच्चों वैली ब्रीज की, जो कि दिन में चलती है, जो कि कहां चलती है, दिन में चलती है, डे टाइम में। और ये कहां से कहां चलती है, ध्यान से सुनना। वैली ब्रिज जो होती है, वैली ब्रिज जो होती है वो वैली से माउंटेन की तरफ चलती है, वैली से माउंटेन की तरफ चलती है, ठीक है ना। और जो हमारी माउंटेन ब्रिज होती है वो रात में चलती है, वो रात में चलती है। और ये कहां से कहां चलती है, ये ध्यान रखना, ये नीचे की तरफ चलती है, दैट इज माउंटेन से वैली की तरफ चलती है, माउंटेन से। लिखा है ड्यूरिंग द डे द माउंटेन स्लोप्स बिकम हॉटर। माउंटेन के जो स्लोप है वो हॉट होते हैं और यहां पे गर्म हवा होती है, ठीक है ना। द एयर ओवर द स्लोप्स बिकम वार्म एंड राइज। लिखा है कूल एयर फ्रॉम द वैली मूव्स अप द स्लोप्स एंड रिप्लेस इट। कूल एयर जो होती है वैली की वो नीचे से ऊपर की तरफ चलती है और इसे रिप्लेस करती है। दिस विंड इज कॉल्ड वैली ब्रिज। इसे क्या कहते हैं, वैली ब्रिज कहते हैं। माउंटेन ब्रिज में क्या होता है, लिखा आफ्टर सनसेट द माउंटेन स्लोप्स कूल्स फास्टर देन द वैली। माउंटेन ब्रिज क्या होते हैं, बहुत जल्दी कूल होते हैं वैली से, ठीक है ना। द एयर ओवर द स्लोप्स बिकम कोल्ड। स्लोप पे हवा ठंडी होती है तो ये हवा नीचे की तरफ मूव करती है, सो इट मूव्स डाउन इनटू द वैली। दिस इज कॉल्ड माउंटेन ब्रिज। इसको क्या बोलते हैं, माउंटेन ब्रिज बोलते हैं। अगर हम लोग बच्चों ट्रिक से समझे तो दिन में क्या होता है, वैली टू माउंटेन चलती है, इसे वैली ब्रिज कहते हैं। और नाइट में क्या होता है, माउंटेन टू वैली चलती है, उसे माउंटेन ब्रिज कहते हैं। बात समझ में आ गई, किसी को डाउट तो नहीं है? और इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन है वैली एंड माउंटेन का अलग अलग स्पीड से गर्म और ठंडा होना, ठीक है ना। तो ये था हमारा बच्चों क्या, लोकल विंड्स। नेक्स्ट वन टॉपिक है हमारा प्लेनेटरी विंड्स। देखो प्लेनेटरी विंड्स की बात करते हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे बहुत ध्यान से समझना है, ये बहुत कम समझ में आता है क्योंकि, ठीक है, ध्यान से समझना इसमें है क्या। देखो बच्चों प्लेनेटरी विंड है, प्लेनेटरी विंड्स आर द विंड्स दैट ब्लो ओवर वेरी लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ। ये अर्थ के एक बड़े एरिया पे जो है ब्लो करती है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे आपको क्या क्या बातें याद रखनी है। सबसे पहली चीज, आपको ये जो स्फीयर है इसमें एक है ये आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड, जिसे आप कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं बच्चों, इक्वेटर। ये आपका 30 डिग्री नॉर्थ और ये 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है। ये आपका 60 डिग्री साउथ और 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है इसमें कौन लो प्रेशर रीजन है, लो प्रेशर बेल्ट है, और कौन हाई प्रेशर। आपका जो इक्वेटर है ये लो प्रेशर बेल्ट है, इससे नीचे वाला हाई 30 डिग्री हाई और ऊपर 30 डिग्री भी हाई। ये लो, ये दोनों हाई, ये भी हाई, और फिर से ये लो और ये लो। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी बेल्ट हाई प्रेशर रहती है, कौन सी बेल्ट लो प्रेशर रहती है, ठीक है। अब देखो इनिशियली क्या होता है, इनिशियली क्या होता है, यहां पर हॉट एयर, हॉट एयर हमेशा ऊपर की तरफ ब्लो करती है, कोल्ड एयर हमेशा नीचे की तरफ ब्लो करती है। ध्यान से देखना बच्चों, हॉट एयर यहां से असेंडिंग मूव करेगी ऊपर की तरफ। कैसे मूव करेगी, ऊपर की तरफ मूव करेगी ये, ठीक है ना। थोड़ा डिफरेंट कलर ले लेते हैं, ये ऊपर की तरफ मूव करेगी। कहां से कहां मूव किया इसने, ध्यान से सुना, इक्वेटर से 30 डिग्री एल्टीट्यूड की तरफ गई है, इक्वेटर से
अब यहां जाते जाते ये कूल हो गई, यहां पे जाते जाते क्या हो गई है। अब जब ये कूल होगी तो इसमें से कुछ हिस्सा वापिस आएगा नीचे, इस बेल्ट पे कुछ हिस्सा वापिस आएगा और कुछ ऊपर की तरफ मूव करेगा। समझ में आ गई बात? मतलब ऐसे मूव करेगा, ऊपर गया फिर वापस नीचे आया तो कुछ हिस्सा इसका वापस फिर ऊपर चढ़ेगा। देखो मैं इसे स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। सबसे पहले देखो क्या होगा, लिखा है द सन हीट द इक्वेटर मोर देन द पोल्स। सन जो है इस वाले हिस्से को क्या करेगा, हीट करेगा, ये वाला हिस्सा ज्यादा गर्म होगा, यहां पे गर्म हवा ऊपर उठेगी, पोल की तरफ चलेगी। इससे क्या होगा, एयर एट द इक्वेटर बिकम हॉट एंड राइज अप, दिस क्रिएट अ लो प्रेशर बेल्ट एट द इक्वेटर, जिससे इक्वेटर पे एक लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद कह रहा है द राइजिंग एयर मूव्स टुवर्ड्स द पोल। अब जो राइजिंग एयर है वो पोल की तरफ मूव करेगी एट हाई एल्टीट्यूड। ध्यान से सुनना, व्हेन इट मूव्स अवे फ्रॉम द इट गेट्स, जैसे ही ये इक्वेटर से दूर जाएगी ये कूल होगी, और कूल होने के बाद क्या होगा, एंड बिकम हैवी, और हैवी होने की वजह से क्या होगी, वापिस आएगी। दिस क्रिएट अ हाई प्रेशर बेल्ट अराउंड द 30 डिग्री एंड, जिसकी वजह से ड्यू टू दिस सम ऑफ द एयर मूव बैक टुवर्ड द अलोंग द एंड रेस्ट कहां चली जाएगी, पोल पे। मतलब कुछ तो यहां से वापिस आएगी और कुछ ऊपर की तरफ जाएगी। समझ में आ गई बात? कहता है अराउंड 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड। अब ऊपर चले गए, देखो अब यहां आ गए 60 डिग्री पे। ये कौन सा रीजन है, लो प्रेशर बेल्ट है। कैसी है ये, दिस राइजेस अगेन। यहां पे आने के बाद ये क्या होगी, फिर से राइज करेगी ऊपर की तरफ। किसकी तरफ, किसकी तरफ राइज करेगी, पोल की तरफ, ठीक है ना। दिस क्रिएट अ लो प्रेशर बेल्ट एट दी 60 डिग्री। देखो जहां पे एयर होती है ना वहां से मूव करती है एयर, तो जहां से निकल जाती है एयर वहां लो प्रेशर बनता है, और जहां एयर पहुंच जाती है वहां पर हाई प्रेशर बनता है। अब कह रहा है एट द नाइट पोल। अब हम पोल पे पहुंच गए, मतलब ये कुल मिला के रेज ऐसे चलेगी, वापिस आएगी फिर बढ़ेगी, फिर वापिस आएगी फिर बढ़ेगी ऐसे। अब ये कह रहा है एट द पोल्स 90 डिग्री साउथ एंड 90 डिग्री नॉर्थ वेरी कोल्ड एंड हैवी एयर सिंक डाउन। ध्यान रखना, मैंने पहले बताया था आपसे, जितनी भारी हवा होगी नीचे की तरफ डाउन करेगी, सिंक डाउन। दिस क्रिएट अ हाई प्रेशर बेल्ट एट दी, ठीक है। जहां से रेज उठेगी, इधर देखो, जहां से रेज उठेंगी नीचे बनेगा क्या, लो प्रेशर जोन, और जहां से गिरेगी वहां होगा हाई प्रेशर जोन। यही एक्सप्लेन करना है इसके अंदर। क्लियर बात है? यहां तक करते हैं इसको चैप्टर को। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को यहीं तक कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वन वीडियो में हमारे पास 2 टॉपिक और रहते हैं, दैट इज कॉल्ड द ओशन करंट एंड सम ऑफ द साइकिल्स। उन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वन पार्ट में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा देन इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जैसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।